हेलो जी। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली आज चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। ठीक है। अब अगला जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें हम अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे कि वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है मार्केट के इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जो मार्केट में आपको सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, आपके कमीशन एजेंट्स, सेटलमेंट एजेंट्स, ऑल दोज थिंग्स। फिर है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स बोले तो एएमसीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, ये सब लोग हैं। फिर आ गया रिटेल पार्टिसिपेंट, डीआईआईज हो गए, एफआईआईज हो गए। रिटेल पार्टिसिपेंट्स के अंदर कौन हो गया? रिटेल पार्टिसिपेंट के अंदर इंडिविजुअल्स हो गए, आप और मैं, समझना। कॉर्पोरेट के अंदर कौन हो गया? कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज हो गई, वो भी तो मार्केट में है, उन्हीं के तो शेयर्स बेचे खरीदे जा रहे हैं। एंड लास्ट में आता है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। इसको अपन समझते हैं आराम से, थोड़ा सा जरा समझना। इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट को फर्दर 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा। सबसे पहले इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी के अंदर अगर आप देखोगे तो मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर। जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है वो मर्चेंट बैंकर आईपीओ में जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो कंप्लीट करता है, और अंडर राइटर उसको एक गारंटी देता है कि तेरा आईपीओ अगर बाजार में नहीं चला तो हम खरीद लेंगे। ठीक है। जब आप ट्रेड करने जाते हो तो एक्सचेंज जो आपका एनएससी, बीएससी, निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी 50 है, एनएससी है, बीएससी है, वो एक्सचेंज, और ब्रोकर आपका जो जीरोधा है। ठीक है। जीरोधा इज द ब्रोकर, यू हैव एंजल ब्रोकिंग, ऑल दोस। फिर अथराइज्ड पर्संस कौन होते हैं? ये ब्रोकर के ही अथराइज्ड पर्संस हैं। समझिए मेरी बात। एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सीसीआई है, क्लियरिंग बैंक है ना, फिर होल्डिंग सेटलमेंट होता है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये जो सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये सब लोग ये आ जाते हैं। कमोडिटी का सपोर्ट देने वाले वेयर हाउस, असेयर्स, ये सब लोग आ जाते हैं। इस पे बात करते हैं कमोडिटी के ऊपर। ठीक है। तो एक एक करके अपन मार्केट इंटरमीडियरीज पे पहले देखते हैं। अब पहले प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज के अंदर ये जो दो बातें करी अपन ने, ये लोग मर्चेंट बैंकर हैं और साथ में अंडर राइटर है। अंडर राइटर क्या करता है? सब्सक्रिप्शन की गारंटी लेता है। मर्चेंट बैंकर क्या है? इशू मैनेजर है। कुछ भी प्रॉब्लम आई, मैं मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी कंपनी इशू हो, लिस्ट हो, उसकी घंटी बजे, वो काम मर्चेंट बैंकर। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज कौन है? ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ये सब लोग हैं। एक बार आपने ट्रेडिंग कर दी या आप होल्डिंग कर रहे हो तो जो डिपॉजिटरीज हैं, कस्टोडियंस हैं, वो सब मार्केट इंटरमीडिएट। अगर कमोडिटी साइड सपोर्ट देखोगे, ये नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे एपीएमसी है वाशी में, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, है ना, ऐसा कुछ है। वाशी मुंबई में, नवी मुंबई, राइट। जैसे दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी है। अब ये लोग सब क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। देवगढ़ मैंगो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के, है ना। थ्रू व्हाट? थ्रू एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग। एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं है कि मैं किस व्यक्ति से खरीद रहा हूँ, किस व्यक्ति से बेच रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और क्लियरिंग बैंक्स को अपॉइंट कर लेते हैं सेटलमेंट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी के। एक्सचेंज सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि मेरी दुकान पे आओ, आके धंधा कर लो। आपका पैसा सामने वाले के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सामने वाले के शेयर्स आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी, समझना, ये सब क्लियरिंग वाले और कॉरपोरेशंस करेंगे। फिर आता है डिपॉजिटरीज। ये आपकी सिक्योरिटी को डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं। आप कभी भी देखना, जब आप सिक्योरिटी सेल करेंगे ना, तो आपके पास सीडीएसएल या एनएसडीएल से भी एक मैसेज आता है कि आपके डीमैट अकाउंट से इतने नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट हुए कि क्रेडिट हुए। दो ही रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल, एनएसडीएल। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? एजेंट है। मतलब वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ने, ये क्या करते हैं?
टीपीज आर अपॉइंटेड विद सेबी अप्रूवल, सेबी अप्रूवल के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, कंपनी लेवल की रिकॉर्ड्स मेंटेन। स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा? आपको फैसिलिटेट करेगा बाइंग और सेलिंग, है ना? आप अकेले तो निफ्टी में जाके सेंसेक्स पे जाके बाइंग कर नहीं सकते बीएसई में। ऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है? ब्रोकर का एजेंट, ब्रोकर का एक्सटेंडेड आर्म। अब 2019 से क्या हुआ? सब ब्रोकरशिप खत्म हो गई, उसकी जगह ऑथराइज्ड एजेंट आ गए। कस्टोडियन कौन है? जो आपके फंड्स और सिक्योरिटीज को सेफगार्ड करके रखते हैं। यूजुअली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये उनके बिहाफ पे फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड्स अपने पास रखते हैं और ट्रेड करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसा ट्रेड करता है, जो दोनों पार्टीज की डिफॉल्ट रिस्क को खत्म करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, क्लियरिंग बैंक्स क्या है? जो पे इन और पे आउट ऑफ फंड्स करते हैं बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समझना मेरी बात। मर्चेंट बैंकर्स कौन होगा? मर्चेंट बैंकर कौन होगा भाई? अपन ने बात करी है इसकी, आराम से समझना। सेबी रजिस्टर्ड होगा क्या? सेबी रजिस्टर्ड। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर करके शब्द नहीं है, इज ऑल मर्चेंट बैंकर। ठीक है। वो क्या करता है? इशू को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? स्ट्रक्चर, है ना? कौन से क्लास ऑफ शेयर्स इशू होंगे, क्या प्राइस पे इशू होंगे, पब्लिक के सेंटिमेंट क्या है, सब कुछ मैनेज कर। वो रजिस्ट्रार से बात करेगा, ब्रोकर से बात करेगा, अंडरराइटर से बात करेगा, रोड शो करेगा ताकि माल बिक जाए, है ना? इंस्टीट्यूशन से बात करेगा, उन लोगों को बताएगा कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, क्या है, क्या। अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर कमिट करता है कि मैं सब्सक्राइब कर लूंगा अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ पब्लिक इशू, है ना? जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसको मैं सब्सक्राइब करूंगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये क्या है? लीगली रजिस्टर्ड फार्मर कलेक्टिव्स हैं। एपीएमसी जैसे मैंने आपको बोला, अमूल बोला, ये सब फार्मर ये क्या करते हैं? आपस में मिलके संगठन के द्वारा एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक साथ चारा खरीदते हैं, चारा सस्ते में मिलता है, ठीक है? एक साथ सारा दूध इकट्ठा करके एक साथ बेचते हैं तो दूध महंगे में बिकता है ना? तो रादर देन अ सिंगल फार्मर पुटिंग एफर्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। इससे क्या होता है? इनको कलेक्टिवनेस की पावर इन लोगों को समझ में आती है कि नहीं यार, एक साथ करेंगे तो प्रोफेशनली काम हो सकता है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशंस। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशंस में देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, उसके अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कवर्ड है। डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड, आपके इंश्योरेंस, बैंक्स, है ना, ये सब। और फिर लार्ज फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स भी कवर है, एफपीआई बोलते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या है? कोई भी ऐसी एंटिटी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, अगर उसे इंडियन सिक्योरिटीज में इंडिया में इन्वेस्ट करना है थ्रू एक्सचेंज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर उसको करने हैं, समझना, तो उसको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है। पी नोट पार्टिसिपेंट्स क्या है? पार्टिसिपेटरी नोट्स है। पार्टिसिपेटरी नोट्स कौन करता है? इशू होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई इशू करता है। किनको इशू करता है? यूएस के सिटीजन्स को इशू करेगा। वो लोग क्या करेंगे? एफपीआई अपने पास स्टॉक रखेगा, जैसे डिपॉजिटरीज होती थी, याद है? एडीआर, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, सेम वही चीज है ना? एफपीआई अपने पास शेयर रखेगा, उसके अगेंस्ट में प्रोमिसरी नोट इशू करेगा यूएस के सिटीजन को। तो उसको यूएस के सिटीजन को बिना इंडिया में डीमैट अकाउंट खोले, बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन कराए, इंडियन इक्विटीज का एक्सपोजर मिल जाता है। म्यूचुअल फंड क्या है? आप बहुत सारे लोग मिलके 100-100 रुपए इकट्ठा करते हो, हजार-हजार रुपए इकट्ठा करके एक पूल बनाते हो, और उस पूल को एक फंड मैनेजर के कंट्रोल में देते हो, और वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे। स्टॉक का जो रिटर्न होता है उसमें से मैनेजमेंट फीस कट जाती है, और आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वैल्यू अप्रिसिएशन। इंश्योरेंस कंपनीज क्या है? वही सेम चीज है, लार्ज पूल ऑफ प्रीमियम्स है, बहुत सारे लोग उनको प्रीमियम देते हैं। वो क्या करते हैं? उस प्रीमियम से वो लोग इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। फिर अगर इन लोगों में से किसी को कुछ हो जाता है,
किसी के सर पे कोई पहाड़ टूट जाता है, उसको उसको पैसा मिल जाता है, जो भी उसका कवरेज। बाकी लोगों का पैसा चलता रहता है, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रहता है। ये थोड़ा-सा यूएस स्पेसिफिक कांसेप्ट है। इंडिया के अंदर है ना, इतना पॉपुलर नहीं है, व्हिच इज़ पेंशन फंड। पेंशन फंड में क्या होता है पता है? जैसे एक 20 साल, 21 साल का यूएस सिटीज़न है, वो हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा पेंशन फंड में जमा करे। फिर जब वो एक बार 60 इयर्स का हो जाएगा और वो जीवन में अकेला होगा, उस समय पेंशन फंड उसको हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा। मेरी बात समझना, पेंशन फंड क्या करते हैं, जो भी रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन है जो आप लगा रहे हो, है ना? इसको इक्विटी मार्केट्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, विथ एन विद द आइडिया ऑफ गेटिंग अ स्टेबल रिटर्न, जिससे वो फ्यूचर में रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करे। एक बात बताऊं आपको, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है ना, इंडिया के अंदर ये होता है कि कंपनीज अगर हैं, तो उनका प्रॉफिट आया भी तो उनको डिविडेंड बांटने की कोई जबरदस्ती नहीं है कि डिविडेंड बांटना ही बांटना है। यूएस में अगर किसी कंपनी में पेंशन फंड का होल्डिंग है, स्टेक है, तो उसने हर क्वार्टर वाइज, इस क्वार्टर के एंड पे मैं देखूंगा क्या मैंने इस 3 महीने में पैसा कमाया है। अगर पैसा कमाया है इन 3 महीनों में, तो मैं उस पैसे को तुरंत यहाँ पर डिविडेंड जैसा बांटूंगा, ताकि वो डिविडेंड पेंशन फंड के अकाउंट में जाके गिरे और पेंशन फंड उससे लोगों को पेंशन बांट सके। ये गवर्नमेंट ने रूल चेंज करा, जिसके कारण पेंशन फंड्स वाली जितनी भी कंपनीज है, उनको हर क्वार्टर अगर प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उसी क्वार्टर में सेटलमेंट करो लोगों के साथ, डिविडेंड बांटो। और वेंचर कैपिटल क्या होता है पता है? आगे देखना, वेंचर कैपिटल फंड्स, आप इनको म्यूचुअल फंड समझो, है ना? ये क्या है पता है? ये है रईस। रईस जो लोग हैं ना, रईसों के म्यूचुअल फंड, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, 10-10 करोड़ रुपए हैं, 10 लोगों ने इकट्ठे कर लिए, 100 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब क्या कर रहे हैं जी? 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 अलग-अलग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर, उसमें से कोई एक स्टार्टअप अगर $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंच गई, समझना, एक स्टार्टअप अगर $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंच गई, है ना? तो उसका काम पूरा हो जाता है। ये काम है वेंचर कैपिटल। मैंने भी रिसेंटली इसके ऊपर एक वीकली बाजार टॉक बनाया था, आप जरूर जाके देखिएगा। वीसीपी, है ना, फंडिंग्स कैसे रेस कर रहे हैं, क्यों रेस कर रहे हैं। पी फर्म्स क्या होती हैं? वीसी फर्म है ना, किसी भी लेवल पे किसी भी कंपनी को फंडिंग कर सकती है। आइडिया पे भी फंड कर सकती है, ग्रोथ पे भी फंड कर सकती है, हाई ग्रोथ पे भी कर सकती है, मैच्योरिटी पे भी कर सकती है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स यूजुअली क्या करते हैं पता है? या तो अर्ली ग्रोथ कंपनीज को लेते हैं, या फिर अगर कंपनी खरीदते हैं जो थोड़ी स्टेब्लिश्ड है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी को खरीदते हैं, या फिर अगर पब्लिक कंपनी खरीद रहे हैं तो उसको प्राइवेट कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है पता है? प्राइवेट इक्विटी फंड्स फर्म्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को ऑपरेट कर पाना ज़्यादा ईज़ी होता है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। अगर मेरा बिज़नेस लिस्टेड है, तो क्या मुझे हर छोटी-छोटी बात पे इंटीमेशन देना, अप्रूवल देना, ये सब करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं, वो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरल पार्टनर्स जो होते हैं वो इस पैसे को मैनेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अपने स्पेशलाइज़ेशन के, ठीक है? हेज फंड अब हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हेज फंड क्या करता है? प्राइवेट इक्विटी फंड जैसे लिमिटेशन है कि मैं प्राइवेट बिज़नेसेस में, हेज फंड में कोई लिमिटेशन नहीं। हेज फंड क्या डेरिवेटिव्स में पैसा डाल सकता है? डाल सकता है। हेज फंड क्या फॉरेस्ट खरीद सकता है? खरीद सकता है। हेज फंड क्या गोल्ड, कुछ भी खरीद सकता है, जो जिससे पैसा बने, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ जिससे पैसा बने, वो हेज फंड खरीद सकता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? ये इंडियन स्पेसिफिक है भाई, 2012 में आया था। तो इंडिया में अगर किसी को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना करवाना है, एसएमई में इन्वेस्ट करना करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना कराना है, तो उसको सेबी से कैटेगरी 1 एआईएफ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कैटेगरी 2 मतलब इंडिया में अगर प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट रीट्स वगैरह इश्यू करने हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड चलाने, तो कैटेगरी 2 का लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना? और अगर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स और हेज फंड्स वगैरह चलाने, तो कैटेगरी 3 का लाइसेंस ले। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स क्या करते हैं? ये लोगों को मदद करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप अगर देखोगे तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेट होते हैं क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए?
बिल्कुल म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के लिए भी होता है ना? ये लोग लोगों के रिस्क प्रोफ़ाइल, उनके गोल्स और उनके पास कितना समय है, इसके बेसिस पे उनको समझाते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आता है वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर। वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये क्या करता है, कमोडिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अगर आप आज एमसीएक्स पे जाते हो तो एमसीएक्स पे आप ऊंझा जीरा ले सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऊंझा जीरा? जीरा तो समझ में आता है, ऊंझा जीरा क्या है? तो गुजरात में एक शहर है ऊंझा करके, वहाँ का जीरा बहुत फेमस है। तो उस जीरे पे क्या सट्टेबाजी होती है, मतलब आप क्या उस जीरे में कितना क्या फ्यूचर में आप खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, आप आज ही शर्त लगा सकते हो। एक वेयरहाउस होगा ना जहाँ पर स्टोर करके रखा होगा, अगर डिलीवरी आ गई तो माँगने। वैसे तो सेटलमेंट प्राइस पे ही हो जाएगा, बट अगर कोई पागल आ गया डिलीवरी लेने तो वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं पता है? कमोडिटी के स्टोरेज का काम करते हैं, ग्रेडिंग का काम करते हैं। 22 कैरेट है, 16 कैरेट, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है गोल्ड, है ना? और क्या करते हैं फिर? वेयरहाउस रिसीट इशू करके दे देते हैं कि ठीक है चलो हमने तुम्हारा पूरा माल हमारे वेयरहाउस में, ये वेयरहाउस की रसीद है। वेयरहाउस की रसीद पे क्या लोगों को लोन मिल जाता है? बिल्कुल। इससे क्या होता है? सप्लाई चेन इंप्रूव होता है, लॉसेस कम होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझना, नासिक में एक किसान है, उसने प्याज बोई। अब इस समय मार्केट में प्राइस बहुत कम है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या करा? उसने वेयरहाउस में इसको जमा करा और वेयरहाउस वाले ने क्या करा? उसको वेयरहाउस की डिपॉजिटरी रिसीट दे दी, नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट दे दी। ये जो रसीद दी है, ये रसीद क्या बोलती है पता है? कि इस व्यक्ति का 10 लाख किलो प्याज हमारे यहाँ जमा है। ये रसीद लेके व्यक्ति गया बैंक के पास, बैंक ने उसको शॉर्ट टर्म लोन दे दिया और रसीद बैंक ने रख ली। इसने लोन लेके नई फसल लगाई, इंतज़ार करा कि प्याज का दाम बढ़ जाए। जैसे ही प्याज का दाम बढ़ा, उसने प्याज बेची, पैसा बैंक को चुकाया, रसीद छुड़वाई, रसीद लेके वेयरहाउस गया, वेयरहाउस से प्याज छोड़ के डिलीवरी कर दी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? फिर एक होता है क्वालिटी असेयर। क्वालिटी असेयर मतलब कि जो सोने को देख के ये बताए कि ये 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है। आपने वो देखा है द पॉन स्टोर? पॉन स्टार करके एक, वो जो बाप और बेटे होते हैं, वो पुराने का कबाड़ खरीदते रहते हैं, है ना? वहाँ पर क्या होता है, जब भी उनको समझ में नहीं आता है ना कि साला ये क्या चीज़ लेके आया है सामने वाला, वो किसी एक्सपर्ट को बुला लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो एक्सपर्ट है और उम्मीद करता हूँ कि वो आके आपको सही चीज़ बताए। वो जो दोस्त और एक्सपर्ट होता है वो असेयर है। क्या करेगा असेयर आके? क्योंकि उसको तो पता है ना क्या फेयर प्राइस है, तो किसी भी तरह के रिड्यूस डिस्प्यूट को खत्म हो जाता है। एक प्राइस डिस्कवरी में मदद देता है कि नहीं इसका इतना दाम तो होना ही चाहिए और इसके कारण एक अच्छे शेयर के कारण कमोडिटी मार्केट में ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है? तो अशेयर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल मेटल मिनरल के हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अशेयर्स जो होंगे वो मॉइस्चर, प्योरिटी, ग्रेड, कीड़े भेड़े क्या लगे हैं, कैसे लगे हैं, वो देखेंगे। जो इंडस्ट्रियल मेटल मिनरल के होंगे वो क्या देखेंगे? कंपोजिशन देखेंगे मेटल का, वेट देखेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक सर्टिफाइड क्वालिटी रिपोर्ट बना के देंगे। ठीक है? ये जो सर्टिफाइड क्वालिटी रिपोर्ट है ये एक्सेप्ट होती है फॉर्मल मार्केट में, जिससे बेटर प्राइस डिस्कवरी और ट्रस्ट होता है और इसी के कारण ये लोग एक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट देंगे जिससे फ्यूचर में लोन लिया जा सके। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? मैंडेटरी रिटायरमेंट है। इसमें क्या होता है? बेसिक पे का कुछ परसेंट एम्प्लॉयी देता है, जमा करता है और उतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है और एम्प्लॉय। और ये कब मिलता है? ये मिलता है जब एम्प्लॉयी 60 साल का हो जाता है, लाइक पेंशन। जैसे आपको अगर याद हो तो 2003 के पहले पेंशन लागू थी, उसके बाद पेंशन हट गई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक नेशनल पेंशन गवर्नमेंट सेम पेंशन फंड जैसी है जो अमेरिका में। आप अभी 18 साल की उम्र से थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करो,
ठीक है? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 60 के हो जाओगे तो पैसा आपको वापस। अब क्या है थोड़ा समझना फैमिली ऑफिसेज़ क्या होते हैं? ये मुकेश भाई हैं। मुकेश भाई ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया। कौन मुकेश भाई? ना उनको पता है कि ज़मीन पे से सोना कैसे कहीं भी किसी भी हाथ डालते हैं बिज़नेस 4 गुना। उनको बिज़नेस ऑपरेट करना आता है, बट उनको पैसे से पैसा बनाना नहीं आता। मतलब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग ये पूरी अलग विद्या है भाई। कोई बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है ना अगर कुमार मंगलम बिरला, ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा ट्रेडर हो। समझ रहे हो? अब तो ये लोग क्या करते हैं, मुकेश अंबानी ने 10,000 करोड़ रुपए साइड में पटके 5-10 लोगों को हायर कर लिया जो टॉप क्वालिटी की इन्वेस्टिंग करना जानते हैं और अपना एक फैमिली ऑफिस खोल दिया अंबानी फैमिली ऑफिस। अब इन 5-7 लोगों का काम क्या है 10,000 करोड़ को मैनेज को बढ़ाओ। जितना बढ़ाओगे उसमें से खत्म हो गई। कॉर्पोरेट ट्रेज़रीज़ कॉर्पोरेट ट्रेज़रीज़ मतलब से रिलायंस की ट्रेज़री है, एप्पल की ट्रेज़री है ना? यहाँ पर क्या होता है पूरे कंपनी का पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ से मैनेज होता है। फ्यूचर में क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कहाँ पर कितना पैसा आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग के सारे डिसीज़न के लिए जाते हैं, पूरे फंड फ्लो को सम रिटेल पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं भाई? जो अपने पर्सनल अकाउंट में बाइंग सेल है ना? एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी रिटेल पार्टिसिपेंट समझ लो एनआरआई, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। कॉर्पोरेशंस कंपनी, है ना? जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, उनमें वैल्यू ऐड करके या तो सर्विस डिलीवरी करती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेचती है, वो कॉर्पोरेशन, वो कंपनीज़ हैं। इन्हीं के शेयर्स लिस्टेड होते हैं मार्केट में। प्रॉक्सी एडवाइज़री फर्म क्या है? एक बात बताऊँ, वोटिंग शेयर्स के साथ है ना वोटिंग राइट्स आते हैं, कि आपको क्या वोट देना है। और यूजुअली क्या होता है ना, ऐसा देखा जाता है कि वोटिंग राइट्स के मामले में लोग है ना भेड़-चाल में लग जाते हैं। भेड़-चाल में लग जाते हैं मतलब ये है कि लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर सब लोग वोट दे रहे हैं, वहाँ दे देते हैं। कई लोग तो वोट देते ही नहीं, कई लोग येस नो में कोई भी रैंडम बटन दबा के आ जाते हैं। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है ना, शेयर होल्डर्स को गाइड करती है। जो वोटिंग के एजेंडा है ना, उनको आसानी से समझाती है और शेयर होल्डर्स को बताती है कि आपको वोट देना चाहिए कि नहीं। मैं 2 किस्से आपको बताता हूँ, आप इसको गूगल सर्च करेंगे, मेरे को कमेंट में एक है सिद्धार्थ लाल का रेम्यूनरेशन हाइक करके सर्च करना, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म प्लस सिद्धार्थ लाल रेम्यूनरेशन हाइक आइशर मोटर्स एंड सेकंड है अनंत अंबानी, डायरेक्टर रिलायंस आरआईएल। सिद्धार्थ लाल ने अपनी सैलरी हाइक के लिए वोटिंग करवाई। लोगों को पता भी नहीं था कि सैलरी हाइक की वोटिंग। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स आई, उन्होंने चिल्ला चोट कर दी। कंपनी पहले ही नुकसान में है, सिद्धार्थ लाल ने ये कर दिया। समझना मेरी। अनंत अंबानी को डायरेक्टर बना रहे थे आरआईएल का। सब कुछ सामान्य प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म आके चिल्ला चोट कर दिए तो पागल है इसके कारण, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वाई टू वेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी पे एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बिठा रहे हो जिसको कोई नॉलेज नहीं है। तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्या करती है, लोगों को गाइड करती है। कौन यूज करता है इनको? इंस्टीट्यूशन करते हैं वोटिंग डिसीजंस। मेरी बात समझ। अब ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं? ट्रांजैक्शंस या तो कैश में हो सकते हैं। कैश में मतलब हाजिरी, हाथों हाथ माल दो, मान लो, या फिर शर्त लग सकती है फ्यूचर की, भविष्य की शर्त लग सकती है। हाजिरी समझ गए? कैश, टुमारो, स्पॉट। टुमारो मतलब कल। सेटलमेंट पीरियड कैश का क्या है? T+0 है। टॉम का क्या है? टुमारो मतलब T+1 है और स्पॉट का क्या है? T+2 है। कॉन्ट्रैक्ट कौन-कौन से होते हैं? फॉरवर्ड हो सकते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओटीसी हो सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड हो सकते हैं। या तो एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे तो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, डेरिवेटिव्स होता है ना? इसमें कॉल पुट दोनों होता है, स्वैप्स होता है। समझिए, क्या-क्या काम आता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम आता है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए काम आता है, हेजिंग के लिए काम आता है। आपने ऑलरेडी खरीद के रखा है, लग रहा है भाव गिर जाएगा, है ना? तो आप पुट खरीद लेते हो या फ्यूचर शॉर्ट कर देते हो।
मेरी बात समझिए। कैश ट्रेड जो है वो हाथों हाथ सेम डे सेटल हो जाएगा। या इंडिया में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कैश में सेटल होते हैं। टर्म ट्रेड जो है वो क्या होंगे, कल तक सेटल हो जाएंगे। पैसा तो आपके अकाउंट से आज ही चला जाएगा, शेयर कल तक आएगा। पैसा कल तक नहीं जाएगा। और T+2 में क्या होगा, परसों तक सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, ओटीसी टेबल पे बैठे, बोल दिया कि सोयाबीन खरीदेंगे 31 अगस्त, 3 महीने बाद किस रेट पे खरीदेंगे आज ही डिसाइड। अब दोनों में शर्त लग गई है। जब ये शर्त टेबल पे बैठ के लगाऊं तो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है ना, इसमें हमने क्या करा है, 150,000 केजी सोयाबीन खरीदा है, 51,000 केजी। हमारी मर्जी से कस्टमाइज कर लिया ना कॉन्ट्रैक्ट, 31 अगस्त की जगह 1 जुलाई को कर लिया, अगस्त का नहीं करा मान, या 10 सितंबर का कर लिया, मेरी मर्जी। लेकिन जब ये चीज स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए तो उसको फ्यूचर बोलते हैं। शर्त आपने भविष्य की लगाई है, लेकिन अब टेबल पे बैठ के नहीं लगाई है, अब कहाँ लगाई है, एक्सचेंज पे। तो अब क्या 151,000 केजी मिलेगा, नहीं, अब फिक्स लॉट साइज है वो मिलेगा। क्वालिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, नहीं। डिलीवरी टर्म मेरी मर्जी से कभी भी डिलीवरी ले सकता हूँ, नहीं। ये सब चीजें फिक्स्ड है। अब एक्सचेंज पे चल रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, सेटलमेंट टाइम पे होगा, सेटलमेंट की गारंटी है, पैसा लेके भागेंगे नहीं। है ना? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक फ्यूचर है व्हीट का जो ट्रेड करता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 10 मेट्रिक टन की ट्रेडिंग होती है, यूनिट। मिनिमम ऑर्डर साइज है 500 मेट्रिक टन। एक मैक्सिमम पोजीशन जो एक इंडिविजुअल बना सकता है वो 5,000 मेट्रिक टन। समझना, हर महीने की 21 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बिगिन होता है, और फिजिकल डिलीवरी जो होती है वो अगले महीने की 20 तारीख को, ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड अप्रूव्ड वेयर हाउसेज है डिलीवरी। ठीक है, आप समझिए मेरी, समझना। ऑप्शंस क्या है? कुछ भी नहीं है, चिट्ठी है। जैसे ईसॉप बताया था ना, तो ईसॉप इज एन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बोले तो राइट टू बाय दे रहा है। मैंने है ना, एक बात बताऊं आपको, यहां से मत पढ़ो ऑप्शन। अगर आपके पास जीवन में बहुत अच्छा टाइम है ना, और जीवन में अगर डेरिवेटिव्स को ढंग से समझना है, घोल के पी जाना है बिल्कुल, तो मैंने यूट्यूब पे NISM 8 डेरिवेटिव्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसको अच्छे से देखना। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो ये तो कैट वॉक है, कुछ भी नहीं, ऐसे-ऐसे चल जाओगे आप। और नहीं देखा है तो वो देखो, ये मत पढ़ो। ये दोनों चीज़ें मत पढ़िए आप। ट्रेडिंग क्या होता है जी? ट्रेडिंग, हेजिंग, स्पेक्युलेशन। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल पैटर्न्स, चार्ट के बेसिस के ऊपर। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग है डेरिवेटिव्स। क्या होता है? पोटेंशियल लॉस ऑफसेट करने के लिए मैंने, मान लो मुझे आज से 2 महीने बाद $1,00,000 की कॉलेज फीस भरनी है। मुझे लग रहा है डॉलर कहीं ऊपर ना चला जाए, तो मैं क्या करता हूँ, आज ही जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को आज से 1 महीने बाद डॉलर खरीदने मिलेगा, बोला 91, तो मैंने ओके बोल दिया। सिर्फ बोल के आया ओके, लेकिन अब मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब डॉलर 99 भी चला गया तो मेरे को तो 90 रुपीज़ देना, मेरे को $1 मिल, समझ रहे हो? हेजिंग होती है। आर्बिट्राज मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ बाइंग और सेलिंग करना। बाइंग भी करना, सेलिंग भी एक साथ। एक जगह बाय करा, एक जगह सेल करा। मतलब NSE के अंदर ₹200 में खरीदा, BSE में 201 में तुरंत बेच दिया। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? लोन को गिरवी रख के आपको सिक्योरिटीज देना। मेरी बात समझ रहे हो? फिर लास्ट एक आता है डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। पहले अगर आपको याद हो तो सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वाले सेशन में हमने शेयर सर्टिफिकेट थे कि शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं, है ना? तो हमको देख के समझ में आया था कि तो कागज का टुकड़ा है। लेकिन आज का आपको शेयर सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो CDSL या NSDL के पास सिक्योर्ड है, डीमैट फॉर्मेट में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में, उनका कोई मटेरियल नहीं है। और रीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब है? यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। एक बात बताऊं, अगर आप NISM CST और सिंसेरिटी के साथ देना चाहते हो, तो ये जो नोट्स है ये तो पढ़ना, MCQ अटेम्प्ट करना, लेकिन साथ में जो NISM की ओरिजिनल बुक है ना, उससे भी एक बार एक रीडिंग ज़रूर करके देख।
द आइडिया इज़ कि हम कर तो रही हैं, सवाल सिर्फ़ ₹3000 देके सर्टिफ़िकेट अचीव करने का थोड़ा, दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उसका एडवांटेज मिले, मेरे को उसका बेनिफिट मिले, तो समझ में आए। इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, कि मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।